हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई, और कैसे बच सकते हैं आप, क्या क्या चीज़ें होती हैं जानेंगे। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की मीटिंग हुई, यानी कॉमनवेल्थ हेड ऑफ नेशंस की मीटिंग हुई। किस देश में दास्ता के इतिहास की क्षतिपूर्ति मांगी गई है ब्रिटेन से। किस संगठन की मीटिंग में खुलेआम कई देशों के प्राइम मिनिस्टर ने ये डिमांड कर दी, प्रिंस यानी किंग चार्ल्स, अब तो किंग चार्ल्स हो गए हैं, किंग चार्ल्स से। भारत एक खास तरह का रॉकेट बना रहा है। रीयूजेबल रॉकेट के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने 8,240 करोड़ रुपए दिए हैं। तो उसका नाम क्या है, क्या करेगा ये, क्यों खास है, ये इंपॉर्टेंट बात है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसरो ने शुक्र यानी वीनस के लिए किस वर्ष तक मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है और क्या इससे हासिल होने वाला है। इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, जो चांद से सैंपल आएगा, क्या क्या काम करेगा और किस तरीके से लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि पिछले जो चंद्रयान के मिशंस थे उससे ये अलग है, काफ़ी अलग है। केंद्र सरकार ने SBS-3 के मतलब तीसरे चरण के लिए जासूसी उपग्रहों की मंजूरी दी है। बड़े पैमाने पर जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष में भारत तैनात करने वाला है, क्या खास है, चर्चा करेंगे। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भारत पहुंचे हैं, उनका नाम क्या है, क्यों पहुंचे हैं, और भारत में किस सैन्य विमान के लिए निजी क्षेत्र की पहली फैक्ट्री शुरू हुई है, ये भी चर्चा करेंगे। और भी कई सारे टॉपिक हैं, उन सब पर बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और आपको बताऊं कि BPSC GS का कोर्स शुरू हो चुका है 71st BPSC के लिए, और एडमिशन शुरू हो चुके हैं 4th से, यानी 4 नवंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 4th के बाद फिर प्राइसेस उसके बढ़ जाएंगे। बहुत मामूली सा प्राइस रखा गया, देख सकते हैं आप। तो ऐप है शार्प लर्निंग, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी मिलता है, आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है, काफ़ी गहरी चिंता जताई है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा साइबर फ्रॉड का तरीका, जिसमें ठग जो है ना वो अवैध वसूल के लिए जांच अधिकारी बनकर, जांच अधिकारी के रूप बनाकर वीडियो कॉल पर अरेस्ट करने के लिए डराते हैं और वसूली करते हैं, फंड निकालते हैं। ठीक है, तो ये भारत में बड़े पैमाने पर ये हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट के मामले देखने को मिल रहे हैं, और कई सारे मामलों में करोड़ों रुपए लोगों ने गंवा दिए। कई ये तो सुसाइड कर लेते हैं टेंशन में आकर। तो जानते हैं डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट दरअसल एक साइबर फ्रॉड है, एक नया तरीका है फ्रॉड का, जिसमें ठग जो है ना वो पुलिस, CBI, ED, कस्टम, इनकम टैक्स या नारकोटिक ऑफिसर के रूप में आकर व्यक्ति को कॉल करता है और फिर उसके करीबियों पर कुछ अवैध गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाता है कि आपके फलाने रिश्तेदार जो हैं, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी पत्नी, ये इस मामले में फंस चुके हैं और ये सबूत आ चुका है, ड्रग्स पकड़े गए हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं। और इसके बाद स्कैमर जो है ना, यानी जो फ्रॉड है व्यक्ति है, वो इस मामले को निपटाने के लिए तुरंत वीडियो कॉल की मांग करता है। कहता है कि वीडियो कॉल पर आइए, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा अभी। और उनको कॉल पर अरेस्ट करने की धमकी दे दी जाती है और कई घंटों तक बैठाए रखा जाता है। और सामने जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, पुलिस की वर्दी में होता है या अलग अलग ऑफिसर्स की वर्दी में होता है। तो उसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यू साइबर फ्रॉड है, ये एक तरह के, और थ्रेट दिया जाता है कि अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक क्राइम हो रहा है, और ये क्राइम जो है ना वो क्रॉस बॉर्डर हो रहा है, यानी भारत के बाहर से ये ऑपरेट किया जा रहा है इंटरनेट के जरिए। आपके पास फ़ोन आ रहा है, वो भी बाहर से ही फ़ोन आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि लोकल नंबर है, भारत का नंबर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विक्टिम के पास कॉल आता है, अननोन नंबर होते हैं, और फिर कहा जाता है कि इलीगल सामान आपके नाम से है। इस तरह से फ़ोन आएगा। मेरे पास भी एक बार फ़ोन आया था कि फेडेक्स से हम बोल रहे हैं और आपका ये पैकेट जो है ना वो आपका आया है और आप बात कर लीजिए। और उसके बाद एक नंबर दबाइए या 2 नंबर दबाइए। जैसे ही आप 1 नंबर या 2 नंबर दबाएंगे, उसके बाद एक फ़ोन आएगा, वहाँ फ़ोन उठाएगा वहाँ पर, और वो व्यक्ति कहेगा कि आप जो है वो नारकोटिक ड्रग ले जा रहे थे
और भेजा है आपने, इसलिए आप पर कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज हुआ है, ये सब बताया जाएगा। उसके बाद डिमांड होगी मनी की, क्योंकि आपको यानी जो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, उसके दिमाग को बिल्कुल इस तरह से कैप्चर कर दिया जाता है कि वो डर जाता है, व्यक्ति वो अकेला रहना चाहता है और उसका फ़ायदा ये उठाता है, और डिजिटल अरेस्ट नाम से ये स्थिति होती है, कई कई घंटे ये स्थिति होती है, ठीक है। और पूरा स्टूडियो जैसा होता है, पीछे पुलिस का पूरा होता है, कहीं मुंबई पुलिस लिखा होगा, गोवा पुलिस लिखा होगा, कोलकाता पुलिस लिखा होगा, अलग अलग तरह के बैकग्राउंड लगाए रखते हैं, वर्दी पहने रहते हैं, झंडा होता है भारत का, और इस तरीके से ये विक्टिम से यूनिफॉर्म में आकर वो वसूली करने की चाहते हैं, ठीक है। वो थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट का यूज़ करते हैं और विक्टिम से कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल मामला है, आप इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तो जब आप नहीं बताएंगे किसी को तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फ्रॉड है। तो हमेशा ये कहा गया है कि जब भी ऐसा फ़ोन आए, कॉल आए, तो एक तो काटें, ना उठाएं, और साथ में ये कहें कि हम नहीं बात करेंगे, ओके। और फिर ट्रांसफ़र मनी की बात होती है, और ये कहा गया है सरकार के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात जो आयोजन होता है मासिक, तो अक्टूबर में उन्होंने कहा कि डिजिटल गिरफ्तारी एक धोखाधड़ी है, और कहा कि किसी भी मामले की जांच के लिए वीडियो कॉल पर या फ़ोन पर कोई भी इंक्वायरी नहीं होती है, आपसे पूछताछ नहीं होती है, ये बिल्कुल फ्रॉड है। अगर कभी भी वीडियो कॉल पर या फ़ोन पर पूछताछ हो आपसे, तो समझ लीजिए कि ये फ्रॉड है, घोटाला है, ठीक है। तो ये स्थिति होती है। और अगर हम देखेंगे पिछले कुछ वक्त में एक और बात कही गई है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कि रिपोर्ट कीजिए इस मामले को तुरंत, कितने 1930 पर, ये 24 आवर्स हेल्पलाइन नंबर है जो साइबर क्राइम को लेकर काम करता है, साइबर क्राइम जो होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और ये कहा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये भी कहा गया है कि तुरंत अपने बैंक से कांटेक्ट कीजिए, पास के पुलिस स्टेशन पर जाइए, वहाँ पर ये बताइए, और एविडेंस रखिए, कॉल रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, मैसेजेस, इन सब को रखे रहिए ताकि कार्रवाई जब भी हो सके, ओके। तो ये सब चीज़ें हो, ये कहा गया है, कंप्लेन कीजिए तुरंत आप इस मामले में, ओके। तो यही मामला है कि डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वाले जो व्यक्ति हैं, यानी इस फ्रॉड के शिकार होने वाले व्यक्ति हर उम्र के हैं, मतलब स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से लेकर बुजुर्गों तक से ये काम किया जा रहा है, और मेहनत से कमाए हुए लाखों रकम गंवा दे रहे हैं लोग। तो आपको डरना नहीं है, कोई भी जांच एजेंसी फ़ोन कॉल पर या वीडियो कॉल पर इस तरह की पूछताछ कभी नहीं करेगी। ये मन की बात में 27 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही हैं, ठीक है। तो करना क्या है, करना ये है कि अगर डिजिटल सुरक्षा करनी है तो 3 चरण अपनाइए। क्या है, रुको, सोचो, एक्शन लो, ये 3 चीज़ें हैं। रुको मतलब तुरंत कोई फ़ोन करे और कहे कि आपका बंदा जो है, आपका बेटा या आपकी बहन या आपकी वो जो है, ऐसे ऐसे उनका मामला पकड़ा गया है, या ये भी कहा जाता है कि आपका भाई जो है वो रेप के मामले में पकड़ा गया है, तो आप पर कानूनी कार्रवाई आप पर भी की जाएगी। इस तरह के फ्रॉड केस आते हैं। मतलब क्या करना है, रुकना है, सोचना है, फिर एक्शन लेना है। कॉल आते ही रुकें, घबराएं नहीं, शांत रहें, जल्दीबाजी में कोई कदम ना उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें, अपना एड्रेस, अपने बारे में कुछ भी ना बताएं। दूसरा चरण ये है, सोचो, कोई भी सरकारी एजेंसी फ़ोन पर ऐसी धमकी नहीं देती है कि हम आप पर कार्रवाई करेंगे, ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, ना ही ऐसे पैसे की डिमांड करती है। अगर डर लगे तो समझिए कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तीसरा चरण क्या है, तीसरा स्टेज है, एक्शन लें। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन है 1930, क्या है 1930, इसको डायल करें और cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि इस पर फ़ोन लगाने पर बहुत टाइम लगता है, तो वेट करें आप, और इस पर शिकायत ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी व्यवस्था भारतीय कानून में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है जो क्रॉस बॉर्डर से काम करता है, यानी विदेश से काम करता है, और इस वजह से उस तक बहुत जल्दी पहुंच भी नहीं होती है। हमारे जो सुरक्षा एजेंसी है या फिर जो जांच एजेंसी है, पुलिस है, इन सब का, ठीक है। तो सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं और नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है।
इन सब चीज़ों को लेकर, साइबर फ्रॉड्स रिलेटेड चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो मुझे लगता है पूरी बात समझ चुके होंगे। साइबर जो डिजिटल अरेस्ट है साइबर क्राइम का, ये काफ़ी चर्चा में है और सरकार ने भी इसके बारे में जागरूक किया है। ऐसे में संभावना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी ज़रूरी है, मैप के ज़रिए बताएंगे आपको। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका पीडीएफ जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फ्री में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और शार्प लर्निंग जो ऐप है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री कोर्सेज में। ओके, और अगर आप 1 साल तक करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहिए आईएएस पीसीएस एग्जामिनेशन हो, रेलवे हो, एसएससी है, इन सब के लिए मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है। उसमें क्या मिलता है, तो पीडीएफ मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, काफ़ी डिटेल में, वन लाइनर भी मिलता है, एमसीक्यू भी मिलता है, एमसीक्यू नोट्स भी मिलता है, और साथ में टेस्ट सीरीज मिलते हैं करंट अफेयर्स के और संबंधित एग्जामिनेशन के भी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, ऐप का लिंक है, नाम है शार्प लर्निंग, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक यानी CHOGM, इसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2024, किस देश में आयोजित की गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर होगा समोआ। क्या है? समोआ, ठीक है। तो ये कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है 21 से 26 अक्टूबर तक समोआ में, और इसमें यूनाइटेड किंगडम के जो किंग है, किंग चार्ल्स III, वो इसमें शामिल हुए हैं। और इसका सब्जेक्ट क्या था? एक लचीला साझा भविष्य, हमारी साझा परिवर्तन, संपत्ति में परिवर्तन, यानी वन रेजिलिएंट कॉमन फ्यूचर, ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन वेल्थ, ठीक है। तो ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था जलवायु परिवर्तन, इन सब चीज़ों को लेकर। तो अब मैप के ज़रिए समझते हैं, समोआ को देखते हैं। समोआ जो है ना वो प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। तो चलते हैं वहाँ, ये प्यारा भारत है अपना, और चलते हैं प्रशांत महासागर की ओर। और वो एक खास जगह है जिसको पोलिनेशिया भी कहा जाता है इस जगह पर, ठीक है। इस जगह को, यहाँ के एक खास जगह को पोलिनेशिया कहा जाता है। तो वहीं पर यहाँ पर आपको दिख रहा है फिजी। क्या है? फिजी। और इसी के पास में इस जगह पर ये जो देख रहे हैं ना आप, ओके एक मिनट, हाँ, तो ये जो देख रहे हैं ये है समोआ, यहाँ पर, ठीक है। समोआ, इस जगह पर ये 2 द्वीप हैं, ये है समोआ। ये इसी देश के आसपास कई सारे छोटे छोटे देश हैं, द्वीपीय देश हैं, जैसे फिजी हो गया, टोंगो हो गया, उस तरफ है न्यू कैलेडोनिया, तुवालू, वातानू, ये सब देश हैं, ठीक है। और इसका यानी समोआ की राजधानी क्या है? उसकी राजधानी का नाम है एपिया, ठीक है। राष्ट्राध्यक्ष कौन है? वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं कहा जाता है, वहाँ कहा जाता है हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट। तो उनका नाम क्या है? नाम थोड़ा लंबा है, नाम है इनका हेड ऑफ स्टेट का, जो राष्ट्रपति के बराबर का कद है। तुई माले ली इफानो वैले टोसा सुआ ला उवी सेकेंड। तो ये है राष्ट्राध्यक्ष का नाम। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। फियामे नाओमी मताफा, मुद्रा यहाँ पर ताला है। क्या है? ताला। आबादी मात्र 2 लाख है और क्षेत्रफल 2831 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि अगर भोपाल शहर की बात करेंगे ना, उसके बराबर ये एक देश है समोआ, ठीक है। तो यहीं पर ये मीटिंग इस बार की आयोजित की गई है। ओके, अब राष्ट्रमंडल के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रमंडल या फिर कॉमनवेल्थ जो है ना वो 56 देशों का एक संगठन है, संघ है, और इसमें अधिकतर ऐसे देश हैं जो पहले ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं। तो इन सभी देशों ने लोकतंत्र, लैंगिक समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, इन सब को लेकर समझौते किए हुए हैं, और ये तमाम सदस्य देशों की सहमति से ये संगठन चलता है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ का इतिहास अगर हम बात करेंगे उसके बारे में, तो कॉमनवेल्थ की स्थापना को हुई थी 1931 में हुई थी। कब? 1931 में। लेकिन हालांकि इसकी शुरुआत 1931 से पहले ही हो गई थी। देखिए, कॉमनवेल्थ की शुरुआत जो ना महारानी विक्टोरिया के जो उपनिवेश थे यानी कॉलोनियाँ थी, उस पर नियंत्रण बनाए रखने के प्रयास से हुई थी।
दरअसल हुआ ये था 1867 में कनाडा ने जो है क्वीन विक्टोरिया से आज़ादी मांग ली थी, और क्वीन विक्टोरिया ने इस मांग को काफ़ी हद तक स्वीकार कर लिया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। और फिर कनाडा को डोमिनियन कंट्री या डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था। डोमिनियन का मतलब ये होता है कि कनाडा का स्व शासन होगा, वहाँ खुद का शासन होगा, लेकिन ब्रिटेन जो है ना वो कनाडा की नीतियों में हस्तक्षेप उसका रहेगा। कुछ वर्ष बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे कई सारे ब्रिटिश जो कॉलोनियाँ थी, उन सबको डोमिनियन का दर्जा प्राप्त हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इन आज़ाद देशों में राष्ट्रवाद जो है ना वो चरम पर आ गया, और इसके चलते क्या हुआ कि 1926 में ब्रिटेन और जो तमाम डोमिनियन देश थे वो इस बात पर सहमत हुए कि दोनों समान अधिकार वाले होंगे, मतलब कि उनके पास भी जो डोमिनियन स्टेट हैं या डोमिनियन कंट्री हैं उनके पास भी बराबर के अधिकार होंगे। तो फिर क्या हुआ, 1931 में इसी घोषणा के साथ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। क्या? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की। और अभी 2024 में कॉमनवेल्थ में कितने सदस्य हैं? 56 मेंबर हो गए हैं, लेटेस्ट ये आंकड़ा है। पुराने आंकड़े देखेंगे तो कभी 54 दिखेगा, 55 दिखेगा, अभी क्या है 56 मेंबर कंट्री हैं। भारत का कॉमनवेल्थ के लेकर क्या रुख रहा है? देखिए, आज़ादी के जस्ट बाद या उससे पहले भी, मतलब जब आज़ादी मिल रही थी ना उसके आसपास भी भारत कॉमनवेल्थ की वार्ताओं में मौजूद रहा था, लेकिन उसने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जोर देना जारी रखा था। 1949 में जब भारत को कॉमनवेल्थ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, तो इस दौरान उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक महत्वपूर्ण चेतावनी के साथ ये सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि भारत को कॉमनवेल्थ में शामिल करने के लिए एक शर्त होगी, तो शामिल होगा लेकिन एक शर्त है कि भारत जो है ना वहाँ के किंगडम यानी वहाँ की जो उस वक्त महारानी थी उसके प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेगा। इस प्रस्ताव को मान लिया गया और अगले वर्ष ही उसके बाद भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ये सब कॉमनवेल्थ के मेंबर हो गए थे। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ जो है ना वो ब्रिटेन या कहीं यूनाइटेड किंगडम के द्वारा स्थापित एक संगठन है। और यूनाइटेड किंगडम के किंग कौन है? तो चार्ल्स थर्ड। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं, डिटेल बात करेंगे। काफ़ी वहाँ पर एकदम उहापोह की स्थिति हो गई थी इस मीटिंग में। एक क्वेश्चन यहाँ कि वर्ष 2024 में जो राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की मीटिंग हुई उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल यानी इंडियन जो डेलीगेशन गया था उसका नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा किरेन रिजिजू। ओके, केंद्रीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू, तो वो वहाँ पर पहुँचे थे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ये कॉमनवेल्थ का उसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? मैंने आपको पहले ही बताया था, समोआ एक कंट्री है प्रशांत महासागर में, वहीं पर द्वीपीय देश है, वहाँ पर ही आयोजित किया गया था और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। अब आगे बढ़ते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले बताऊं कि एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो जीएस की तैयारी के लिए बीपीएससी 71st के लिए जीएस कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या मिलता है? हैंड रिटन नोट्स में मिलता है, लाइव क्लासेस होते हैं, पैनल पीडीएफ में मिलता है, टेस्ट भी है, मेंस की तैयारी भी करवाएंगे हम लोग, रिटन कैसे लिखें मेंस में ये सब तैयारी आपकी करवाई जाएगी। तो एक शानदार बैच लॉन्च हो चुका है। पहला बैच जो है फुल हो गया था, उसका दूसरा बैच लॉन्च किया गया है। 4 नवंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मीटिंग में यूनाइटेड किंगडम के सम्राट चार्ल्स तृतीय पर दासता के इतिहास की क्षतिपूर्ति देने का दबाव डाला गया है? क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन कहा गया कि दीजिए मुझे। आंसर होगा राष्ट्रमंडल। अब राष्ट्रमंडल को बनाया था यूनाइटेड किंगडम में, और यूनाइटेड किंगडम के जो चीफ हैं यानी जो किंग हैं चार्ल्स तृतीय, वो वहाँ पर मौजूद थे। और ये न्यूज़ देख रहे हैं कि स्लेवरी को लेकर कहा गया है कि आप इसकी क्षतिपूर्ति करिए। ये जो मीटिंग हुई ना कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ नेशंस की समोआ में, इसी के दौरान
काफ़ी कुछ सुनना पड़ा चार्ल्स तृतीय को अपने देश, अपने इतिहास के लिए। दरअसल हुआ ये कि राष्ट्रमंडल देशों ने ब्रिटेन की भयावह अतीत के लिए क्षतिपूर्ति देने को कहा है। इस दौरान कहा कि गुलामी जो की थी आप लोगों ने, उठा उठा के ले गए थे लोगों को, ये गलत हुआ था। 56 राष्ट्रमंडल देशों के नेता पहुंचे थे और इनमें से अधिकतर पूर्व उपनिवेश थे। वैसे तो ये जो सम्मेलन हुआ था वो जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर एकजुट होने के लिए किया गया था, लेकिन वहाँ जब मौजूद थे ना किंग चार्ल्स तृतीय, तो फिर कई अफ्रीकी, कैरेबियन और प्रशांत महासागर के देशों ने ये डिमांड की ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से, कि गुलामी जो की थी उसका जो फ़ायदा उठाया तो उसकी क्षतिपूर्ति करें। बहामास एक कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर फिलिप डेविस, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अतीत के बारे में बहस बहुत ज़रूरी है। अब समय आ गया है कि हम इस बारे में, इन ऐतिहासिक गलतियों पर बातचीत करें। दास्ता की भयावहता ने हमारे समुदाय में एक गहरा पीढ़ीगत घाव छोड़ा है और न्याय की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। हालांकि ब्रिटेन की सरकार ने ये डिमांड को ठुकरा दिया। ब्रिटेन अभी इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो एक और न्यूज़ आप देख रहे हैं और इसमें क्या कहा गया कि किंग चार्ल्स ने कहा है कि जो बीता हुआ जो वक्त है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब जब डिमांड हुई कि स्लेवरी यानी गुलामी को लेकर क्षतिपूर्ति की जाए तो उन्होंने कहा। और इस दौरान ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, किर स्टारमर, तो उन्होंने क्षतिपूर्ति के भुगतान के आह्वान को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो माफ़ी मांगने से इनकार करते हैं। किंग चार्ल्स ने कहा कि अतीत को बदला नहीं जा सकता है और राष्ट्रमंडल के देश ये चाहते थे उस मीटिंग में कि क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर, कंपनसेशन के मुद्दे पर चर्चा हो, जिसका फ़ायदा ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के शाही परिवार ने उठाया है और माफ़ी मांगने के लिए भी कहा गया था। तो किंग चार्ल्स ने कहा कि मैं राष्ट्रमंडल के देश हैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ। अतीत के जो दर्दनाक पहलू हैं आज भी गूंज रहे हैं और अतीत को नहीं बदला जा सकता है और इससे सबक सीखने की ज़रूरत है। असमानताओं को दूर करने के लिए अब वो प्रतिबद्ध हैं, ठीक है। तो देखिए, एक समय ब्रिटेन जो है ना वो उसका सूरज अस्त नहीं होता था और आज उनके राजा को कितना सुनना पड़ रहा है। यही होता है, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त बदलता है तो हालात ये होते हैं। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है आर्थिक तौर पर ब्रिटेन। वहाँ आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ख़राब भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। और ये मीटिंग के बाहर इस तरह के पोस्टर्स लोग लहरा रहे थे वहाँ पर। किस देश में ये मीटिंग हुई है? समोआ में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हज़ारों जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को लेकिन वो वीडियो देखते हैं, तो अपील है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने इसरो के नया एक रीयूजेबल यानी फिर से प्रयोग होने योग्य रॉकेट के डेवलपमेंट के लिए 8,240 करोड़ रुपए का फंड जो है वो दिया है, मंजूरी दी है। तो इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? इनमें से क्या सही आंसर होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्या होगा आंसर? होगा NGLV। क्या है? NGLV यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, अगली पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल। रॉकेट होता है ना, उसको लॉन्च व्हीकल कहते हैं, मतलब कि हम उस पर सैटेलाइट या कोई चीज़ रखते हैं उसको लॉन्च कर देते हैं, तो लॉन्च व्हीकल होगा ये रॉकेट, ठीक है। न्यूज़ देख रहे हैं आप कि कई सारी योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। ये न्यूज़ आप देख रहे हैं कि 27 अक्टूबर का है, ये एनालिसिस है, ओके। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हम लोग देख रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने 8,240 करोड़ रुपए की लागत से नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV के डेवलपमेंट को मंजूरी दे दी है।
तो NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल कुछ इस तरीके का होगा। ये रिकवरी मोड रिटर्न टू लॉन्च साइट होगा, यानी RTLS कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? रिकवरी मोड रिटर्न टू लॉन्च साइट। मतलब ये हुआ कि रॉकेट लॉन्च होने के बाद वापस धरती पर लैंडिंग स्टेशन पर लौट जाएगा। कैसे? उसी तरह से जिस तरीके से स्पेस एक्स के जो रॉकेट है ना, वो रीयूजेबल है, यानी एक बार वो उठाता है, ले जाता है सैटेलाइट को या कोई भी चीज़ों को, और वो अंतरिक्ष में रखकर और फिर वापस लौट कर एक खास जगह पर वो लैंड कर जाता है। ठीक है, तो ये काम किया जाएगा, ऐसा होगा। और ये जो है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने तय किया हुआ है कि 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की जाएगी, और इसका संचालन जो है ना 2040 तक ये किया जाएगा, ताकि 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय जो चालक दल हैं वो उतरने की क्षमता विकसित हो सके। और इसके लिए ये रॉकेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, रॉकेट जो है ना वो LMV-3 जो भारत का सबसे जो ताकतवर रॉकेट है ना, ये वाला LMV-3, जिसको GSLV Mark 3 पुराना नाम था, जिसको हम लॉन्च ये LMV-3 कहते हैं। ठीक है, तो अब LMV-3 से उसकी जो पेलोड क्षमता होगी, पावर होगा, वो 3 गुना अधिक होगा, और लागत यानी लॉन्च करने की जो लागत आएगी ना, वो 1.5 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसरो नए लॉन्च व्हीकल को डेवलप कर रहा है। अब सवाल होगा कि ज़रूरत क्या पड़ी है। देखिए, स्पेस इंडस्ट्री में पिछले कुछ वर्षों में बदलाव हुआ है काफ़ी। पहले इसरो सबसे सस्ता रॉकेट लॉन्च करता था। किस दुनिया में किसी को सैटेलाइट लॉन्च करना है तो इसरो से कांटेक्ट करता था, और इसरो जो है ना वो भेजा करता था। इसरो की एक कंपनी भी है अलग से, उसके ज़रिए ये सब कार्यक्रम होते थे। लेकिन स्पेस इंडस्ट्री में पिछले अभी कुछ ही वर्षों में स्पेस एक्स है, प्लैनेट लैब्स है, कीमेटा, एस्ट्रोस्केल जैसी प्राइवेट कंपनियों का आगमन हुआ है, और ये कंपनियां बहुत सस्ते दाम में, सस्ते किराए पर सैटेलाइट को भेजती है स्पेस में। और ऐसे में सस्ते विकल्प इसरो के कॉमर्शियल एक्टिविटी को चुनौती दे रहे हैं, चुनौती पैदा कर रहे हैं। आमतौर पर इसरो जो है वो लॉन्च करने के लिए, यानी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV से दुनिया भर के जो कस्टमर है उनके सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजता है। लेकिन ये इससे भी सस्ता अब स्पेस एक्स और दूसरी कंपनियां ये काम करने लगी हैं। तो अब क्या करना है? अब भारत को सस्ते विकल्प की ज़रूरत है, ताकि जो कमर्शियल इंडस्ट्री है उसमें भारत की धाक जमी रहे। ठीक है, ये जो बोल रहा हूँ ना, ये आपके मेंस के लिखने के लायक कंटेंट है। अब सवाल ये होगा कि भारत के पास कितने लॉन्च व्हीकल हैं पहले से। देखिए, कई सारे लॉन्च व्हीकल अवेलेबल हैं, जैसे SLV-3 है, जो कि बहुत हल्के चीज़ों को ऊपर ले जाने के लिए है, बलून वगैरह को ले जाने के लिए है। ASLV है, PSLV है, जिसका जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, इसका उपयोग काफ़ी सक्सेसफुल रहा है PSLV का। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके अलावा क्या है? GSLV है, Mark 2, Mark 3। GSLV को अब LVM कहते हैं। ठीक है, LVM कहते हैं अब GSLV को। तो GSLV LVM-3 है। इस तरीके से ये सब जो है ना लॉन्च किया जाता है। और GSLV जो है ना Mark 3 यानी LVM-3, ये जो है वो सबसे पावरफुल रॉकेट है इस वक्त भारत का, और अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर ऊपर पहुंचा देता है ये। ठीक है, तो स्पेस क्राफ्ट जो है ना वो उसको या किसी सैटेलाइट को जो आसमान में भेजना है उसके लिए इन सब का उपयोग किया जाता है। और GSLV काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि इसी से चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 इन सब को लॉन्च किया गया था दूर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो अब ज़रूरत है भारत को नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की, और इसका डिज़ाइन बिल्कुल साधारण होगा। ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं इस तरह का होगा, और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यहाँ तक कि 10 टन पेलोड क्षमता ये भेज सकेगा। ठीक है, तो ये इससे काफ़ी फ़ायदा होगा भारत को
और ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आप कहेंगे फिर इसका क्या होगा, ये जो PSLV है ये हर चीज़ को एक वक्त के बाद रिटायर होना पड़ता है। तो इसरो के जो चेयरमैन है सोमनाथ, उनका भी कहना है कि एक दिन इसको भी रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है। तो नया NGLV आ जाएगा, ओके। इसरो के चीफ कौन है? सोमनाथ है। अच्छा, एक और बात कहूँ, लॉन्च स्टेशन कितने हैं भारत के पास जहाँ से रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है? कुछ और इम्पोर्टेंट बता दूँ, देखिए 2 हैं। एक थुम्बा इलेक्ट्रोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन है, ये तिरुवनंतपुरम केरल में है, और दूसरा है सतीश धवन स्पेस स्टेशन, ये श्रीहरिकोटा में। लेकिन और भी लॉन्च व्हीकल जो है ना वो बनाए जाने की बात चल रही है। प्यारा भारत है और यहीं पर अभी 2 लॉन्च स्टेशन जो है ना वो हैं, ओके। अब एक और तीसरा बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है? कुलशेखरपट्टनम लॉन्चिंग स्टेशन है, ये तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में, ये यहाँ पर बनेगा। और इससे क्या होगा, अभी यहाँ ये जो जगह है ना, या केरल वाला जो है ना, जो मैंने आपको बताया, वहाँ से छोटे मोटे चीज़ें लॉन्च की जाती है, जैसे गुब्बारे हो गए, बड़े बड़े गुब्बारे हैं, वो सब चीज़ों को लॉन्च किया जाता है। ये थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पे ज़्यादातर जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं ना वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से यहाँ से किए जाते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया जाता है। तो क्या होता है, यहाँ श्रीलंका है, तो होता ये है कि रॉकेट लॉन्च करने के बाद फिर, अरे भाई हाँ, रॉकेट लॉन्च करने के बाद फिर यहाँ से इधर टर्न करना पड़ता है रॉकेट को, और फिर आगे बढ़ता है। जैसे ये आपको दिखाता हूँ मैं, अगला ये दिखा देना चाहता हूँ, हाँ, ये इस तरह से टर्न होना पड़ता है और तब भूमध्य रेखा के पास आकर और बढ़ता है रॉकेट ऊपर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कुलशेखरपट्टनम, ये इस जगह पर रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने, इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक पर ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामिनेशन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसरो ने वीनस यानी शुक्र ग्रह के लिए किस वर्ष वैज्ञानिक मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 1236 करोड़ रुपये यानी 1236 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। कब तक लॉन्च किया जाएगा? आंसर होगा 2028 तक, ठीक है। 2028 तक शुक्र ग्रह के ऑर्बिट मिशन को लेकर ये किया जाएगा। मार्च 2028 में ये तय किया गया है और इसकी लागत वही 1236 करोड़ रुपए होगी। और इस मिशन से वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वो इस ग्रह की जो तीखी सतह है, वायुमंडल है, इन सब का अध्ययन कर सकेंगे, और ताकि पता चले कि सौर मंडल जो है ना वो उसके विभिन्न जो ग्रह हैं वो कैसे विकसित हुए। बहुत सारी जानकारी है लेकिन बहुत सारे रहस्य अभी भी हैं दुनिया में, तो उन सब की बात होगी। शुक्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं इस एनिमेशन वीडियो के ज़रिए, ठीक है। तो ये सोलर सिस्टम है पूरा का पूरा, और इसमें ये अर्थ है, और अर्थ के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है वीनस यानी बुध, और शुक्र ग्रह से दूसरा नज़दीक है। पहला तो है मरकरी, उसका तो है वीनस, फिर अर्थ, फिर इधर मार्स हो जाता है, ठीक है। तो नज़दीक में भारत का ये वीनस है सबसे नज़दीक, ओके। और ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। सोलर सिस्टम में सिर्फ 4 ही टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय ग्रह हैं। इसमें बुध है यानी मरकरी है, शुक्र यानी वीनस है, पृथ्वी यानी अर्थ है, और मंगल यानी मार्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्थलीय जो ग्रह हैं ये कहा जाता है क्योंकि इसका पृथ्वी के टेरा फॉर्मा जैसा कॉम्पैक्ट चट्टानी सतह है। जैसे शुक्र का जो रेडियस है ना वो पृथ्वी से बस कुछ ही कम है, ओके, कुछ ही कम है इसका रेडियस। शुक्र ग्रह यानी वीनस का जो रेडियस है वो 6051.8 किलोमीटर का है, ठीक है, और अर्थ का 6378.1 किलोमीटर का है। शुक्र ग्रह पर एक वर्ष जो होता है वो पृथ्वी के बराबर के 225 दिनों का होता है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल स्थलीय ग्रहों में सबसे घना है, काफ़ी मोटा है, और यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं और सल्फ्यूरिक एसिड की बरसात होती है, ज़्यादातर
कार्बन ऑक्साइड वहाँ पर है। और सतह पर इसका जो सतह है ना उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, 464 डिग्री सेल्सियस। मतलब वहाँ पर आप जाएंगे और भस्म हो जाएंगे तुरंत ही। और समुद्र तल पर पृथ्वी, वहाँ जो दबाव है ना पृथ्वी के से 92 गुना है, वहाँ का जो वो लावा पूरा खौल रहा है वहाँ पर। तो चरम स्थितियाँ हैं, और चरम स्थितियाँ जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक बहुत ही अलग तरह के कंप्रेस कर देती है एकदम। और इसमें आंतरिक रूप से कोर भी है, मेंटल भी है, क्रस्ट भी है वहाँ पर। और माना जाता है कि शुक्र के इतिहास यानी वीनस के इतिहास की शुरुआत में रहने योग्य वातावरण के साथ साथ सतह पर तरल पानी भी होगा, ऐसा अनुमान है। और इससे पहले कि हुआ ये वहाँ पर कि बेकाबू ग्रीन हाउस प्रभावित हुए और उससे पानी जो है ना वाष्पित हो गया और इतना गर्म हुआ, इस परिस्थिति में बदल गया ये। ओके, ठीक है। तो वीनस अर्थ के सबसे नज़दीकी पड़ोसी है, पड़ोसी ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये है प्रस्तावित जो सैटेलाइट है या कहिए मिशन है जो अध्ययन करेगा वीनस का। ठीक है। अच्छा, अभी 1-2 साल पहले ही वहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी भी ढूंढे गए हैं वीनस पर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की बरसात होती है वहाँ पर, व्यक्ति नहीं रह सकता है वहाँ पर, ये ज्वालामुखी भी निकल रहा है, धुआं भी निकल रहा है, इस तरह की स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है जो चांद से मिट्टी और चट्टान के टुकड़े का सैंपल लाएगा? कब है, ईयर क्या है? ये है 2027। ठीक है, ये होगा सही आंसर 2027। और ये जो न्यूज़ मैंने दिखाया था ना पहले भी, उसी में इसके बारे में भी है, मून मिशन को लेकर। तो चंद्रयान 4 जो है ना वो एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा, मतलब जाएगा और सैंपल लेके मिट्टी चट्टान के टुकड़े उसको लेकर यहाँ आएगा। चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, बड़े नहीं। तो ये 2 फेज में होगा। इसका मतलब है कि 2 अलग अलग लॉन्च व्हीकल से, LVM 3 से वो इसको लॉन्च किया जाएगा, 2 बार में लॉन्च किया जाएगा और चंद्रमा पर जाएगा, वहाँ पर पृथ्वी की कक्षा से डॉक करेगा और फिर वहाँ चांद पर जो है ना वो सतह पर उतरेगा। ओके, वहाँ की मिट्टी चट्टाने वो लेगा और फिर वहाँ से वो वापस आएगा। इसके जो खर्चा है ना वो 2104 करोड़ रुपए होने की उम्मीद बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष आधारित निगरानी यानी SBS के तृतीय चरण के लिए 27,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इसके तहत कितने जासूसी उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा? कितने जासूसी नए लॉन्च किए जा रहे हैं? और ये ध्यान रखिएगा आप, ये क्या है? अंतरिक्ष आधारित निगरानी यानी SBS का ये 3rd स्टेज है, यानी अंग्रेजी में कहेंगे स्पेस बेस्ड सर्विलांस, SBS 3 कहेंगे इसको। तो 1 कब लॉन्च हुआ था, 2nd कब हुआ था, अब ये तीसरा आ गया, ये भी जानना ज़रूरी है। आंसर का इसका आंसर क्या होगा? कितने लॉन्च किए जाएंगे? तो 52 लॉन्च किए जाएंगे सैटेलाइट्स। केंद्र सरकार की जो सुरक्षा मामलों की समिति है उसने अंतरिक्ष निगरानी को बढ़ावा देने के लिए 27,000 करोड़ रुपए की लागत से 52 स्पाइक सैटेलाइट को लॉन्च करने को मंजूरी दे दी है। सुरक्षा मामलों की समिति ने ये किया है। ठीक है, और इसके तहत खास बात है कि प्राइवेट कंपनियों को भी जिम्मा दिया जाएगा सैटेलाइट बनाने के लिए। इसरो तो बनाएगा 21 सैटेलाइट और प्राइवेट कंपनियां 31 सैटेलाइट बनाएंगी। ओके, और अगर हम बात करेंगे ये SBS 1 की, ये जो SBS है ना, SBS 1 में 4 उपग्रह थे, जासूसी उपग्रह थे, और फिर SBS 2 को शुरू किया गया था 2013 में, 6 उपग्रह थे। तो इस बार SBS 3 में 52 हो जाएंगे, मतलब कि संख्या बढ़ जाएगी। SBS 1 को 2001 में वाजपेयी सरकार के दौरान मंजूरी दी गई थी।
इसके बाद 2013 में दूसरे चरण के तहत 6 उपग्रह वहाँ भेजे गए थे। अब सवाल होगा क्यों ज़रूरी है ये निगरानी, क्या ऐसी ज़रूरत आ गई? तो देखिए, भारत जो है ना वो पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी टेंशन चल रहा है। उधर म्यांमार में जो विद्रोही हैं वो आतंकवाद पैदा करते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, ठीक है। दूसरी तरफ हिंद महासागर का इतना बड़ा क्षेत्र है और चीनी जासूसी जहाज वो आते जाते रहते हैं, पनडुब्बियाँ आती जाती रहती हैं, तो ये काफ़ी चुनौती भरा वक्त है। ऐसे में उपग्रहों का पूरा एक बेड़ा की ज़रूरत है। 52 नए जासूसी उपग्रह लगाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। और ख़ास बात आपको बताऊं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। ये यानी जो ज़मीनी खुफिया जानकारी इकट्ठा करेगा आसमान से और एक दूसरे से बातचीत भी करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। कम्युनिकेशन होगा ताकि अगर कोई उपग्रह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर यानी जियो सिंक्रोनस इलेक्ट्रोरल ऑर्बिट में है, वो पता लगाता है, तो निचली कक्षा में यानी 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की ऊंचाई में दूसरे उपग्रह हैं, उनको अधिक सावधानी से जांच करने के लिए निर्देश दे सकता है। और फिर वो इन्फॉर्मेशन हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे जो डिफेंस के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, रक्षा से संबंधित लोग हैं, उन सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। तो अब भारत के पास एक बहुत बड़ा जखीरा होने जा रहा है, जो स्पाइक ये सैटेलाइट है उन सब का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 अक्टूबर को। पोलियो की जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस जो ना जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किनके? जोनास साल्क। वो अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। भारत में 2011 के बाद पहली बार 2024 में किस राज्य के एक बच्चे में पोलियो के लक्षण पाए गए हैं? जो टाइप 1 वैक्सीन से उत्पन्न पोलियो वायरस था। पता, एक और बात बताऊं यहाँ पर कि अभी कंफर्म नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये पोलियो ही है। WHO के द्वारा भी नहीं कंफर्म किया गया है। इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है, पोलियो के लक्षण पाए गए हैं। तो जब तक कंफर्म ना हो तब तक हम लक्षण ही कहेंगे। तो आंसर होगा मेघालय। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, इसमें सवाल उठाया गया है इस आर्टिकल में द हिंदू के कि आखिर क्या वजह है कि मेघालय में जो केस डिटेक्ट हुआ है, जो संभावना जताई जा रही है, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन WHO नहीं दे रहा है। क्योंकि पोलियो के खिलाफ मामले में WHO काफ़ी सक्रिय रहता है। देखिए, अगर भारत में पोलियो की बात करेंगे तो पोलियो के खिलाफ टीकाकरण 1972 में शुरू हुआ था। 1985 में 1985 में देश में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसके रूप में इसको विस्तार दिया गया था। और उसकी जो टैगलाइन है 2 बूंद जिंदगी की, वो आज भी जो है वो है दिमाग में। तो जनवरी 2011 की बात है, आखिरी मामला पोलियो का पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आया था और उसके बाद मान लिया गया कि भारत से पोलियो खत्म हो चुका है, ओके। लेकिन 2024 में अभी मेघालय के वेस्ट गोरो हिल्स में, एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है मेघालय, मैप में भी समझ लेते हैं। प्यारा भारत है और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया और इसी में ये है मेघालय। तो यहीं का वेस्ट गोरो हिल्स जिला है, वहाँ पर 2 वर्षीय बच्चे में पोलियो के लक्षण पाए गए। हालांकि अभी तक WHO के मतलब इसको ये WHO ने पुष्टि नहीं की, लेकिन द हिंदू का ऐसा कहना है, द हिंदू का मैंने कुछ क्लिपिंग भी दिया है यहाँ पर, कि इस मामले में जो ICMR NIV है, एक लैब है मुंबई में एक लैब की यूनिट है, तो उसने ये पाया था कि टाइप 1 ये वायरस है जो कि वैक्सीन से निकला है। हालांकि ये कहा गया है कि इससे दूसरे बच्चों को खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि
जो है वो टीकाकरण से पोलियो हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा आप बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 24 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। ओके, हर साल 1948 में ये दिवस, 1948 से ये मनाया जा रहा है, मतलब ये तय कर लिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑडियो विजुअल हेरिटेज सेलिब्रेट कब किया जाता है? आंसर होगा 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं जो अक्टूबर 2024 में भारत की यात्रा पर पहुंचे? आंसर होगा पेड्रो साचेंज। पेड्रो साचेंज तो 27 से 29 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जो है ना वो गुजरात के वडोदरा में रैली भी की है। रैली में पार्टिसिपेट किया, रैली कही है, रोड शो कही है उसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में किस सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान के लिए निजी क्षेत्र की पहली फैक्ट्री का नाम है TASL, तो वहाँ वो वडोदरा में स्थित है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो साचेंज ने किया है। आंसर होगा C295। क्या है? C295। ठीक है, तो एयर बस जो है ना वो निर्माता है इस C295 के, और एयर बस जो है ना उसमें कई सारे देशों और कंपनियों का हिस्सेदारी है, जिसे फ्रांस की सरकार का 10.83% हिस्सा है, जर्मनी की सरकार का 10.82% हिस्सा है और स्पेन की सरकार का 4.081% हिस्सा है, और कुछ अन्य प्राइवेट कंपनियां, फंड कंपनियां, इन सब के हैं। ठीक है, तो ये स्पेन में इसकी जो मुख्य फैक्ट्री है, तो वहाँ से इस साल जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी या मार्च में विमान आए हैं और समझौता ये हुआ था कि 40 विमान भारत में बनाए जाएंगे। तो वडोदरा में एक संयंत्र लगाया गया, वहीं पर 40 विमान बनाए जा रहे हैं और कुछ नए भी अब ऑर्डर सरकार दे रही है, 12 और बनाए जाएंगे, यानी 52 विमान यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो ये टाटा कंपनी और एयरबस ने मिलकर एक फैक्ट्री खोली है, फाइनल असेंबली लाइन बनाई है, और इसमें टाटा कंपनी के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स और प्राइवेट कंपनियां ये सभी इसमें योगदान देंगी। ठीक है, ये खास है, C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ट्रांसपोर्ट मतलब कि सामान ले जाने के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जैसे IL-76 इस्तेमाल होता था, AN-32 इस्तेमाल अभी भी होता है, तो उसमें ज़्यादा क्रू मेंबर की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 क्रू मेंबर ही इसको विमान को उड़ा सकते हैं। 73 सैनिक इसमें तैनात रह सकते हैं और 48 पैराट्रूपर या 12 स्ट्रेचर को ले जाया जा सकता है। छोटे रनवे पर भी ये लैंड हो सकता है, बहुत आसानी से टेक ऑफ हो सकता है, तो इसलिए भारत के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और भारत बड़े पैमाने पर ये C295 खरीद रहा है और इसका निर्माण भारत में ही होना है, इसमें से ज़्यादातर का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर पाणिग्रहण यानी विलय दिवस कब मनाया था? आंसर होगा 26 अक्टूबर को। इस दिवस को 26 अक्टूबर 1947 का जो दिन था उसको याद करते हुए मनाया जाता है। इसी दिन महाराजा जम्मू कश्मीर के जो महाराज थे हरि सिंह ने विलय की जो विलय संधि थी उस पर सिग्नेचर किया था। ओके, जिससे जम्मू कश्मीर जो है ना वो भारत में शामिल हो गया था। ओके, हालांकि अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के अभी मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला है। ठीक है, और उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए और मेंबरशिप प्लान आप सबके लिए करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ओके, और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अभी से ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।